नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के पिछले वर्षों के प्रश्नों के। ये हमारा 5वां पार्ट होगा, जिसमें अभी तक हमने जितने पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उन पर डिस्कशन किया है। आज हम कुछ और ख़ास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, HRD के नाम से जिसको हम जानते हैं, हैज़ अनाउंस्ड दैट टू ऑफ इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलर competitive exams, joint entrance exam JEE and national eligibility and entrance test NEET will be conducted by। तो ये प्रश्न है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसने कहा है कि जो JEE और नीट का जो एग्ज़ाम है वह किस के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ऑप्शंस हैं इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पे ये बहुत ही नया नवाचार था 2018-19 के दौरान। इसके बारे में चर्चा काफ़ी सुर्खियों में रही और इसमें जितने भी इस तरीके के एग्ज़ाम्स हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इन पे एक सिंगल नोडल एजेंसी के द्वारा इनका आयोजन किया जाना था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब हम एक बार और यह देख लें कि कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कंडक्ट किए जाते हैं। तो JEE मेंस इंजीनियरिंग का जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वह इसके द्वारा किया जाता है। नीट मेडिकल का ये एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद CMAT जो कि मैनेजमेंट का एक एग्ज़ाम है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। उसके बाद GPAT फार्मेसी जो कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके बाद UGC नेट जो कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब आप हायर स्टडीज़ में या PhDs के लिए जाते हैं तब कंडक्ट किया जाता है। और JNUEE, ये तमाम जितने भी एग्ज़ाम्स जिनके हमने अभी नाम लिए, ये सभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कंडक्ट किए जाते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है द फर्स्ट फेज शक्ति स्थल सोलर पार्क हैविंग टोटल कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट वॉज इनागोरेटेड इन द ड्रॉट प्रोन पगवाडा रीजन ऑफ तुमकुर डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट। प्रश्न पूछता है कि तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में जो 2000 मेगावाट का एक कुल क्षमता वाले जो एक पार्क है, सोलर पार्क है, इसकी स्थापना की गई है। तो यह किस डिस्ट्रिक्ट में या किस जिले में आता है। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका। ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट ना हो, या इस प्रकार का इस प्रोजेक्ट का क्वेश्चन आगे रिपीट ना हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही हमारे मध्य प्रदेश के रीवा में ही एक बहुत बड़ा सोलर पार्क इनॉग्रेट किया गया है जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा है एशिया में। तो इसके बारे में हम याद रखेंगे। तो फिलहाल इस प्रश्न के बारे में यही महत्वपूर्ण था। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। आमतौर पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरीज या राज्यपालों से जुड़े प्रश्न आ जाते हैं, तो इनका सीक्वेंस याद रखना, ये लगभग इनके बारे में एक रफ इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑप्शंस हैं श्री कैलाश काटजू, श्री भगवंत राव मंडलोई, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, पंडित रविशंकर शुक्ला। तो इनका राइट आंसर होगा पंडित कैलाश नाथ काटजू, मतलब श्री कैलाश नाथ काटजू। अब हम एक नज़र देखते हैं कि मध्य प्रदेश में किस क्रम में कौन कौन से जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो रहे हैं। सबसे पहले रविशंकर शुक्ला जो पहले चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद भगवत राव मंडलोई जो कि दूसरे नंबर पर रहते हैं। उसके बाद कैलाश नाथ काटजू, फिर कैलाश नाथ काटजू, फिर एक और आए। इस प्रकार हम देखेंगे कि लगभग जो 13 बार जब चुनाव हो चुके होते हैं, तो 1975 से 77 के दौरान जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था और यह प्रेसिडेंट रूल मध्य प्रदेश के ऊपर भी लागू था। तो 30/4/1977 से लेके 25/6/1977 तक ये प्रेसिडेंट रूल रहता है। उसके बाद कुछ और आगे नाम हैं जैसे कैलाश चंद्र जोशी और ये सब कुछ नाम रहते हैं। उसके बाद 16 नंबर तक जो हमारे 16वें CM थे उनका नाम था श्री सुंदरलाल पटवा, जो कि 20 जनवरी 1980 से लेके 17 फरवरी 1980 तक रहते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट रूल एक बार फिर लग जाता है। बिल्कुल इतने कम समय के लिए कोई CM है और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कंडीशन जरूर रही होगी। और तीसरा प्रेसिडेंट रूल जो लगा वह लगता है 1992 में, मतलब हमने देखा कि 1977 में लगा, फिर 1980 में लगा और तीसरा लगा 16/12/1992 से लेके 6/12/1993 तक। लगभग 10 दिन कम ही रह गए थे एक साल पूरा होने में। और सुंदरलाल पटवा यहाँ पे भी एक बार फिर जो 23वें नंबर के CM थे उस उनके शासनकाल के जस्ट बाद, उनके शासनकाल मतलब ये लगभग 2 साल का ही शासनकाल कंप्लीट कर पाते हैं अपना और प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। फिलहाल जो हमारे वर्तमान
शिवराज सिंह चौहान जी इस पद पर आसीन हैं और ये 23/3/2020 से एक बार फिर जो ये अपनी सत्ता वापस हासिल करने में सफल रहे और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वह शिवराज सिंह चौहान, इनके पहले श्री कमलनाथ जी थे। चलिए अगला प्रश्न है जो कि स्टैटिक जीके पर आधारित है। घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? बहुत ही आसान सा, बहुत ही कॉमन प्रश्न है, लगभग सभी से बन जाएगा, बताने की और बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं। राजस्थान इसका राइट आंसर है। और घूमर के बारे में देखें तो इस प्रकार से ये जो महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, काफ़ी प्रख्यात नृत्य है ये। उसके बाद जागो ग्राहक जागो अवेयरनेस कैंपेन इज रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। जागो ग्राहक जागो जो अभियान है ये किसके द्वारा चलाया गया? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेद के रूप में जानते हैं जिसको, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो ये चलाया गया था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अब जाने की फॉरवर्ड मार्केट कमीशन क्या होते हैं। तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की बात करें तो इस प्रकार का लोगो है। इसकी स्थापना करी गई थी 1953 में। सेक्टर है कमोडिटी और मार्केट के बारे में ये काम करते हैं। जुरिडिक्शन पूरे इंडिया में है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर हम पेरेंट एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इनका कार्यकाल चलता है। फॉरवर्ड मार्केट ऑपरेशन वॉज द चीफ रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी फ्यूचर मार्केट इन इंडिया। मतलब जो भविष्य में जो भी कम्युनिटीज़ हैं या जो भी संसाधन हैं, जो भी सामान हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा इंडिया में, उसको निर्धारित करने का काम, या किस प्रकार से जिस जिस कमोडिटी की या जिन जिन गुड्स की डिमांड होगी उनके बारे में निर्धारित करते हैं। एज ऑफ 2014 जुलाई इट रेगुलेटेड ₹17 ट्रिलियन वर्थ ऑफ कमोडिटी ट्रेड्स इन इंडिया। इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। बाकी सब हम देख ही चुके हैं। मतलब भविष्य में किस प्रकार का व्यापार देश में चलेगा उस पर आधारित होता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, और इसके इसी प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। द फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन द ईयर। मतलब प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव किस वर्ष में आयोजित किए गए? तो इसके बारे में सबको पता होना आवश्यक है कि 1951-52 के दौरान प्रथम बार भारत में चुनाव जो है स्वतंत्र भारत में रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न 7वें नंबर का, मध्य प्रदेश के सिरोंज शहर भूकंप क्षेत्र वर्गीकरण के मतलब किस जोन के अंतर्गत आता है? मतलब द सिरोंज सिटी ऑफ मध्य प्रदेश कम्स अंडर विच सिस्मिक जोन क्लासिफिकेशन। तो ये आता है जोन 2 में। अब हम एक बार ये देखेंगे कि जोन्स को किस प्रकार विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम जोन को देखें तो एरिया विथ माइनर डैमेज, जहाँ पर बहुत कम क्षति होने की संभावना होती है। यहाँ पर अगर भूकंप आता है तो 1 सेकंड के लगभग के ही झटके महसूस होते हैं। यहाँ पे जनरली इसको जो भूकंप है इसको वर्तमान में जो मॉडिफाइड मर्क्यूरी इंटेंसिटी के आधार पे इन जोन्स को डिवाइड किया गया है। और बहुत ही जहाँ पे बहुत ही कम मतलब खतरा तो हो सकता है लेकिन बहुत ही कम खतरा है, उन क्षेत्रों को सिस्मिक जोन सेकंड में रखा जाता है। सिस्मिक जोन हाइट की बात करें तो मॉडरेट डैमेज करस्पॉन्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ 6 ऑफ mm, मतलब मर्कली स्केल जो हमने देखा कि लगभग 6 की जो इंटेंसिटी है उसके आसपास के यहाँ पे भूकंप देखे जाते हैं। ये जो भूकंप हैं आमतौर पे केरल, गोवा, लक्षद्वीप आइलैंड्स और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश का जो पार्ट बचता है, इसके अलावा गुजरात, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में जोन 3 का भूकंप देखा जाता है। जोन 4 के भूकंप की बात करें तो यहाँ पर मेजर डैमेज होता है और यहाँ की जो इंटेंसिटी है यह लगभग 7 या उससे ज़्यादा की होती है। यहाँ mm का मतलब है मर्क्यूरी स्केल। इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर, इसका एक काफ़ी प्रोन एरिया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ये जो हिमालय की तलहटी वाला क्षेत्र है जहाँ पर हिमालय के अंदर जो पृथ्वी की प्लेटें हैं उनका हलचल चलती रहती है, तो ये भूकंप से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। यहाँ पर नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब दिल्ली की बात हो रही है, सिक्किम, नॉर्थ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ गुजरात, स्मॉल पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र नियर द वेस्ट कोस्ट ऑफ राजस्थान। ये तमाम जो क्षेत्र हैं आमतौर पर ज़्यादातर भूकंप हम देखेंगे तो भारत के ज़्यादातर भूकंप उत्तरी भारत में ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ ही हिमालय है और हिमालय की नीचे की जो प्लेट्स हैं उनमें गति देखने को मिलती है। अगले हम बात करेंगे सिस्मिक जोन 5 की। एरिया डिटरमाइंड बाय प्रो सिस्मेटिकली एज, मतलब सीधी बात यही है, बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत है नहीं कि जो इन सबसे ज़्यादा जहाँ भूकंप आते हैं और जहाँ 7 से ज़्यादा और उससे भी कहीं ज़्यादा लगभग यहाँ पे कई बार 9 या उससे ज़्यादा की भी जो मर्कली स्केल पे झटके देखने को मिलते हैं, तो इन क्षेत्रों को हम जोन 5 में रखते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इंडिया के नॉर्थन और नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट हैं उनको रखा जाता है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर का और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तरांचल, रन ऑफ कच्छ, गुजरात का जो क्षेत्र है, नॉर्थन बिहार और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को मुख्य रूप से गिना जाता है। अर्थक्वेक जोन 5 में जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल अर्थक्वेक्स होते हैं, मतलब ये जो क्षेत्र हैं इनमें हम कभी भी अर्थक्वेक्स का या भूकंप का अनुभव कर सकते हैं।
यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रोक्स भूकंप के आ चुके होते हैं और हम इनको 7 से लेकर 9 के आसपास तक के झटके यहाँ पर देखे जाते हैं। हम इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जोन 5 है, जो ये डार्क कलर से दिखाया हुआ है, लगभग नारंगी रंग का। तो ये देखेंगे कि ये जो पूरे क्षेत्र हैं, जो मुख्य रूप से ये हम रणब कच्छ का एरिया दिख रहे हैं, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एरिया, फिर यहाँ पे उत्तराखंड का, ये हरियाणा के पास का एरिया, इस प्रकार से, और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और ये बिहार के पास का एरिया। तो इन तमाम जगहों पर ये जोन 5 के भूकंप देखे जाते हैं। उसके बाद 4 की बात करें तो 4 का भी ये नॉर्थ का ही ज़्यादातर एरिया है, मतलब इनके अलावा जितना भी जम्मू कश्मीर और ये पूरा दिल्ली वैली होते हुए कुछ उत्तरी उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड का जो कुछ एरिया है, यह इसके अंतर्गत आता है। फिर जोन 3 की बात करें तो मॉडरेट रिस्क जोन कहलाते हैं। ये इंटेंसिटी लगभग 7 के करीब होती है, 7 से आसपास तक यहाँ की इंटेंसिटी जाती है। मध्य प्रदेश का एरिया भी इसमें शामिल है, राजस्थान के पीछे का एरिया, और जो ईस्टर्न कोस्ट का कुछ एरिया, वेस्टर्न कोस्ट का बहुत सारा एरिया, मतलब यहाँ पे हम कोरोमंडल कोस्ट और यहाँ पर हम बात करेंगे मालाबार कोस्ट, जो मालाबार क्षेत्र है, इस तमाम क्षेत्रों में भूकंप के झटके देखे जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जोन 2 की, तो मध्य प्रदेश का एरिया इसमें शामिल है। उसके अलावा राजस्थान, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हम वेस्ट बंगाल के सामने झारखंड का कुछ एरिया, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के नीचे से होते हुए छत्तीसगढ़, और इन तमाम क्षेत्रों में ये जो आप देख रहे हैं कि स्काई ब्लू कलर का जो क्षेत्र है, यह जोन 2 है, जहाँ पर बहुत कम भूकंप देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कितने टाइप के भूकंप के जोनों में या भूकंप की इंटेंसिटी के आधार पर जो जो संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, उनमें भूकंप की परिस्थितियों को बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन 8 पर बात करते हैं। जैन मॉन्क तरुण सागर वॉज बॉर्न इन, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। तरुण सागर जी, जिनका जन्म दमोह में हुआ है, याद रखेंगे। उसके बाद द फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू बी प्राइवेटाइज्ड इन इंडिया इज लोकेटेड इन, जो पहला रेलवे स्टेशन जिसको भारत में प्राइवेटाइज किया गया है, मतलब पीपीपी मॉडल पे, यह है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। इसको बहुत ही आधुनिक तरीके से एक एयरपोर्ट की तरह डेवलप करने का विचार रखा गया है और इसको बंसल ग्रुप के माध्यम से डेवलप किया जा रहा है। द जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप इज टू बी स्टेब्लिश्ड एट ब्लैंक इन मध्य प्रदेश, तो यह जो है ये पीतमपुर मध्य प्रदेश में, जो इंदौर के निकट धार में पीतमपुर क्षेत्र है, मतलब पीतमपुर जो है धार के अंतर्गत आता है। यह मध्य प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा टाउनशिप है और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये भारत का डेट्रॉइट भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मोटर फैक्ट्रीज़ हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेस कोर्स है जो वाहनों का प्रशिक्षण करता है, कि वाहनों की जो गति है, वाहनों की जो स्ट्रेंथ है, उसका प्रशिक्षण इस रेस कोर्स पर किया जाता है। तो यह था आज का हमारा टोटल वीडियो, जिसमें हमने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर चर्चा की, और यह मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के बहुत ही खास 10 प्रश्न थे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज ब्रूक।